गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट के लेक्चर में जो बात हुई थी वो पेरियोडिक टेबल के टेस्ट पेपर जो है उसको सॉल्यूशन हम कर रहे थे। और उस टेस्ट पेपर के सॉल्यूशन की अगर बात करें तो 15 क्वेश्चन तक हमने कर लिया था। अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 16, तो क्वेश्चन नंबर 16 में उसने क्या कहा है, देखिए क्वेश्चन नंबर 16 आपके पास जो है उसने उसमें कहा है कि आपके पास IP1, IP2, IP3, IP4 और IP5 है। और इन आयनाइजेशन पोटेंशियल की वैल्यूज ने आपको दी है 7.1, 14.3, 34.5, 46.8 और 16.2 ये उसने दिया है। तो उसने पूछा है कि अगर आपके पास कोई एक एलिमेंट है जिसका IP1 आपको इतना दिया गया है, IP2 इतना है, IP3 इतना है, IP4 इतना, IP5 इतना है, तो उसने कहा है कि वो एलिमेंट कौन सा है। वो एलिमेंट कौन सा है? क्या वो सोडियम है, क्या वो सिलिकॉन है, क्या वो फास्फोरस है, क्या वो कैल्शियम है? तो देखिए यहाँ पे आपको IP1 7.1 दिया है, IP2 14.3 दिया है, 34.5, 46.8 और 16.2 दिया गया है। 162.2 है, 162.2 दिया गया है। तो देखिए ऐसे क्वेश्चंस को करने के लिए जब आपको आईपी की वैल्यू दी गई है और आपसे क्या पूछ रहा है, एलिमेंट कौन सा होगा, तो देखिए इसके लिए आपको क्या करना है, आपको लास्ट वाला आईपी देखना है। और जो लास्ट वाला आईपी है उसमें और उससे पहला वाला जो आईपी है उसमें आपको ये देखना है कि डिफरेंस कितना जनरेट हुआ है। अगर लास्ट वाला आईपी में उससे पहले वाले आईपी से डबल या ट्रिपल टाइम्स एकदम से क्या हुआ, डबल या ट्रिपल टाइम्स क्या हो गया, आपका आईपी इंक्रीज हो गया है। देखिए यहाँ पे IP4 कितना 46.8 और यहाँ पे कितना है 162.2, तो 3 टाइम्स से भी ज्यादा हो गया है। तो ऐसे क्वेश्चंस में आपको क्या करना है, ऐसे क्वेश्चंस में याद रखिए जब भी आपका आईपी एकदम से इंक्रीज होता है, वो 2 या 3 टाइम्स होता है, तो ऑलवेज याद रखिए वो IP5 इनर्ट गैस के लिए है। किसके लिए है? इनर्ट गैस। अब इनर्ट गैस का मतलब क्या है कि वो 8 ग्रुप के लिए दिया गया है। और जब आपसे पूछा जाए कि एलिमेंट्स क्या होगा, तो आपने ये तो पता चल गया ना कि जैसे IP2 या 3 टाइम्स इंक्रीज होता है एकदम, तो वो इनर्ट गैस में पहुंचता है। और आप क्या करिए, इतना लिखने के बाद आपको पता है कितने ग्रुप्स होते हैं? 8। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। ये IP5 आपको किसको बता रहा है? 8 ग्रुप को। उससे पहले कितने हैं? 4। तो आप वो नंबरिंग कहां से शुरू कर दीजिए? फर्स्ट से शुरू कर दीजिए। ये IP1, ये IP2, ये IP3 और ये IP4। तो IP4 कहाँ तक पहुंचे हम? सिलिकॉन। कहाँ पे पहुंचे? सिलिकॉन। तो एलिमेंट कौन सा होगा आपका? सिलिकॉन हो जाएगा। इस तरह से ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर अगर हम 17 की बात करें, किसकी बात करें? क्वेश्चन नंबर 17। तो 17 में उसने क्या कहा है आपसे? उसने कहा है कि मैग्नीशियम है, एक रिएक्शंस दी गई है Mg से Mg2 पॉजिटिव और 2 इलेक्ट्रॉन्स। तो यहाँ पे Mg से Mg2 पॉजिटिव और 2 इलेक्ट्रॉन की इक्वेशंस के लिए यहाँ पे उसने Mg का IP1 जो आपको दिया गया है वो दिया गया 178, और इसके लिए जो IP2 दिया गया है वो कितना दिया गया है? 348। तो ऑलवेज याद रखिए एक एटम एक बार में सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन ही रिलीज करता है। कहने का मतलब क्या है कि Mg से Mg2 पॉजिटिव कैसे बना है? Mg से Mg पॉजिटिव प्लस इलेक्ट्रॉन, ये यहाँ पे इसके लिए IP1 है। कितना दिया गया है? 170। क्योंकि एक बार में एक ही इलेक्ट्रॉन रिलीज हो सकता है। फिर ये आपने Mg पॉजिटिव लिया और यहाँ से क्या जनरेट हुआ आपका? Mg2 पॉजिटिव और एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से। तो यहाँ पे एक कंडीशन किसको बताया? IP2। और ये कितना हो गया आपके लिए? 348। अब उसने क्या पूछा है कि इस रिएक्शंस के लिए Mg का फाइनल IP क्या होगा, रिजल्टेंट IP क्या होगा। तो जब हम रिजल्टेंट IP निकालते हैं तो रिजल्टेंट IP क्या होता है? IP इक्वल वो जितनी भी स्टेप में हुआ है IP1 प्लस IP2। तो IP1 कितना है आपके पास? 178 और सेकंड कितना है? 348। तो अगर हम दोनों को कंबाइन करें तो 886, 7412 और 345। तो
कितना आ जाएगा 526 आपका किलो कैलोरी। ये क्वेश्चन आपका कौन सा हो जाएगा 17। मान लीजिए यहाँ पे थर्ड में होता तो थर्ड को ऐड कर लेते। ओके, क्वेश्चन नंबर 18 की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? क्वेश्चन नंबर 18। तो अगर हम क्वेश्चन नंबर 18 की बात कर रहे हैं तो क्वेश्चन नंबर 18 में उसने क्या कहा है कि आपके पास ब्रोमीन 35 है और उसका उसने क्या पूछा है आपसे, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। तो देखिए जब भी आपसे किसी भी एटम का इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज पूछा जा रहा है तो पहला पॉइंट क्या है, आपको उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करना है। क्या करना है? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। जब भी कॉन्सेप्ट किसी के लिए पूछा जाएगा ध्यान से सुनना, एकदम समझ आएगा। तो आप इसका पहले कॉन्फ़िगरेशन करिए। 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s2 4p5। इतना आप कर लेंगे। अब आपको क्या करना है कि देखिए जो लास्ट की डिजिट होती है जो सेम होती है उसको हम बैलेंस इलेक्ट्रॉन कहते हैं। अब बैलेंस इलेक्ट्रॉन को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? एन से। तो ये एन हो गया आपका। उससे आप एक पीछे चले, एन की वैल्यू कम हुआ n-1। और पीछे चले आप, एन की वैल्यू कम हुआ n-2। और पीछे चले आप, एन की वैल्यू कम हुआ n-3। इतना कर लेंगे आप। अब आपको करना क्या है, देखिए अगर आपके पास एस या पी ब्लॉक का एलिमेंट है, एस और पी ब्लॉक का एलिमेंट है, तो उसके लिए आपको जो एन की वैल्यू रखनी है वो कितना रखना है? 0.35। n-1 के लिए आपको कितना लेना है? n-1 के लिए आपको 0.85 लेना है। ये एस और पी ब्लॉक के लिए है। और अगर आपके पास n-2 चल रहा है, n-3 कुछ भी आगे चल रहा है तो उसके लिए क्या लेना है? 1 लेना है। अगर डी या एफ ब्लॉक का है तो वहां पे सिर्फ एन को याद रखना है। एन की वैल्यू कितना लेना है? 0.35। उससे अलग चाहे n-1 हो, n-2 हो, n- कितना भी चल रहा हो, डैश डैश आपका क्या लेना है? 1 लेना है। अब ब्रोमीन कौन से ब्लॉक का है? पी ब्लॉक का है, तो आप इसको ही रखेंगे। अब एन के लिए कितना लेना है? 0.35। n-1 के लिए कितना लेना है? 0.85। अब आपको करना क्या है, देखिए जब भी आप किसी भी एटम का या किसी भी एलिमेंट का इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज निकाल रहे हैं तो बैलेंस सेल में जितने इलेक्ट्रॉन है उसमें से कम करना है, क्योंकि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज लास्ट इलेक्ट्रॉन पे लगता है और जब वो लास्ट इलेक्ट्रॉन पे लगता है तो हम उसको काउंट नहीं करते हैं। अब जैसे यहाँ पे बैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 2 और 5 7। तो कितना काउंट करना है? 6। लास्ट इलेक्ट्रॉन को काउंट नहीं करेंगे। तो कैसे करेंगे आप इस क्वेश्चन को? अब बैलेंस में कितने थे? 7। तो एक को काउंट नहीं करना है तो कितना बचा? 6 इंटू 0.35 प्लस n-1 में कितने? 2 6 8 10 18 इंटू 0.85। n-2 n-3 फिर कितना भी चलता रहे, क्यों? क्योंकि n-2 हो, n-3 हो, n-4 हो, कुछ भी उसके लिए क्या लेना है? आपको 1 लेना है। तो जब n-2 n-3 इन सब के लिए 1 लेना है तो हम टोटली काउंट कर लेते हैं। कितना हो रहा है? 2 2 4 6 10। तो 10 इंटू 1। तो टोटल कितना हो जाएगा? अब ये कितना आएगा आपका? 2.1। ये कितना आएगा? 15.3। और ये कितना आ गया आपका? 10। तो टोटल ऐड करके कितना आ जाएगा? 27.40। इसको हम सिग्मा कहते हैं। इसको हम किस क्या कहते हैं? सिग्मा। इसको स्क्रीनिंग कांस्टेंट भी कहते हैं। अभी इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज नहीं आया है, ये आपका क्या है? ये स्क्रीनिंग कांस्टेंट कहते हैं। इसको हम क्या कहते हैं? स्क्रीनिंग कांस्टेंट। अभी आपका स्क्रीनिंग कांस्टेंट निकला है। लेकिन जैसे ही आप इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज निकालेंगे तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज के लिए आपको क्या करना है? इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज को हम जेड स्टार से रिप्रेजेंट करते हैं और इसको हम कैसे निकाल सकते हैं फिर? जेड माइनस सिग्मा। अब जेड कितना है आपके पास? 35। और सिग्मा स्क्रीनिंग कांस्टेंट कितना है आपका? 27.40। तो जैसे ही आप इसको माइनस करेंगे तो ये आपका आएगा 7.6। तो ये आपका क्या हो जाएगा? ब्रोमीन 35 का इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज निकालने का यही कॉन्सेप्ट है, बस ये याद रखना है आपको। sp के लिए हम n-1 कितना रखते हैं, n-2 n-3 डैश डैश कितना रखते हैं। d और f ब्लॉक के लिए सिर्फ n को देखते हैं, n-1 n-2 कुछ भी है और सब क्या चलता है उसमें?
1 चलता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 19। क्वेश्चन नंबर अगर हम 19 की बात करें, किसकी बात करें, 19। तो 19 में उसने कहा है कि आपके पास 3 एलिमेंट है। कितने एलिमेंट दिए गए, उसने 3 एलिमेंट दिए हैं। और 3 एलिमेंट कौन कौन से दिए गए हैं वो मैं आपको बता देता हूं। एक ए दिया गया है, एक आपको उसने बी कहा है, और उसने क्या बोला है, सी है। और उसने कहा है कि जो ए है, ए का जो एटॉमिक नंबर है, एटॉमिक नंबर, उसने कहा है कि जो ए एलिमेंट उसका एटॉमिक नंबर एक्स है, जो बी है उसका एक्स प्लस 1 है, और जो सी है उसने कहा इसका एक्स प्लस 2 है। उसने कहा जो सी है वो आपके पास एक एल्कली एलिमेंट है। कैसा एलिमेंट है आपके पास, एक एल्कली एलिमेंट है। तो उसने कहा है कि ए और सी के बीच जो बनने वाला बॉन्ड है, ए एंड सी के बीच में जो बनने वाला बॉन्ड है, फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड, जिस बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है उस बॉन्ड की नेचर कैसी है। क्या वो नेचर कैसी है, क्या वो आयनिक है, क्या वो कोवैलेंट है, क्या वो कोऑर्डिनेट है, इस तरह से, या वो मेटेलिक है। ये क्वेश्चन आपके पास है। क्या क्वेश्चन में एक बार और समझा देता हूं आपको। उसने कहा है कि आपके पास 3 एलिमेंट है। कौन कौन सा, एक ए है, एक बी है, एक सी है। ए का एटॉमिक नंबर उसने आपको एक्स दिया है, बी का एक्स प्लस 1, सी का एक्स प्लस 2। उसने क्या कहा है कि जो एक्स प्लस 2 जो सी है वो एल्कली एलिमेंट है। तो तब आपको ये बताना है कि इस ए और सी के बीच में जो बनने वाला बॉन्ड है उसकी नेचर कैसी होगी। तो देखिए बहुत ईजी है। उसने क्या कहा है, यहाँ पे सी है, सी क्या रख रहा है, एक्स प्लस 2। बी क्या रख रहा है, एक्स प्लस 1, है ना। और ए क्या रख रहा है, एक्स। तो यहाँ पे सी कैसा है, आपका फर्स्ट ए ग्रुप का है। अब उसने क्या किया, एक की कमी की है। जब एक कम हुआ है तो हम कहाँ पहुंचेंगे, देखिए अब आपको पता है ना, फर्स्ट 2, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये कितना है, एक्स प्लस 2 है। जब हम इसमें से एक माइनस करेंगे तो एक्स प्लस 1 बनेगा, और जब हम इसमें से एक कम करेंगे तो ये 1 कहाँ पहुंच जाएगा, 8 ग्रुप। ये आगे 2 में नहीं जाएगा, 2 में करना होता तो एक्स प्लस 3। उसने कहा है कि एक्स प्लस 1, बी क्या है, एक्स प्लस 1। तो 2 से एक की कमी हुई तो हम कहाँ पहुंच गए, 8 में, इनर्ट गैस में। ये क्या आ गया आपका, एक्स प्लस 1। अब उसने यहाँ पे क्या किया, फिर से एक की कमी की है। तो जब ये और गया तो हम कहाँ पे आ गए, 7 पे। और 7 क्या हो गया आपका, एक्स। तो ये आपका क्या हो गया, ए, सॉरी ये आपका क्या हो गया, सी, ये आपका क्या बना, बी, और ये क्या बन गया आपका, ए। तो ए कौन से ग्रुप पे है, 7 पे। 7 का मतलब क्या है, हेलोजन। और हेलोजन कैसी होती है आपकी, नॉन मेटल। तो हेलोजन नॉन मेटल है, और एल्कली क्या होती है आपकी, मेटल। तो मेटल और नॉन मेटल के बीच बनने वाला बॉन्ड कौन सा होता है, ऑलवेज आयनिक बॉन्ड। कौन सा होता है, आयनिक बॉन्ड। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा आपका, आयनिक बॉन्ड। ओके, इस तरह से इस क्वेश्चन को करना है। 20 क्वेश्चंस की बात करें, क्वेश्चन नंबर 20 में उसने क्या कहा है, उसने क्वेश्चन नंबर 20 में आपसे ये बोला है कि आपके पास एक क्रिप्टॉन है, एक क्या है, रेडान है। उसने कहा है कि क्रिप्टॉन का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो आपको दिया गया -152 डिग्री सेल्सियस। और उसने क्या कहा है, दूसरा रेडान है, उसका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो आपको दिया गया है -62 डिग्री सेल्सियस। तो उसने क्या कहा है कि जिनॉन का बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा। तो देखिए अगर आपको दो एलिमेंट का बॉइलिंग पॉइंट दिया जाए और थर्ड का पूछा जाए तो आप उसको कैसे निकालेंगे। पहला काम आपको ये देखना है कि जो एलिमेंट आपको दिए गए हैं और जिसका आपसे पूछा गया है क्या वो रेगुलर एक सीरीज में है। तो अगर हम बात करें इन तीनों की तो आपको पता है क्रिप्टॉन, जिनॉन और रेडान एक ही सीरीज में आते हैं। तो याद रखिए जब भी ये एक रेगुलर सीरीज में आएंगे तो जिसका आपसे पूछा गया है उसको आप लिख लीजिए और इन दोनों को ऐड कर लो।
क्रिप्टॉन प्लस रेडॉन और डिवाइड बाई 2। तो अब यहाँ पे क्रिप्टॉन का कितना है -152 प्लस, और इसका कितना है -62 डिवाइड बाई 2। तो ये कितना हो गया आपके पास -152 -62 अपॉन 2। तो इसको जब हम सम करेंगे, ऐड कर लेंगे, तो 2 2 4 6 5 1, और इससे जब डिवाइड किया तो कितना आ जाएगा -10 डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ पे बॉइलिंग पॉइंट भी पूछ सकता था, मॉलिकुलर वेट आ रहा है तब भी ऐसे ही करना। बस ये देखना, अगर कोई सी भी प्रॉपर्टी आपसे पूछ रहा है, मेल्टिंग पॉइंट पूछ रहा हो, बॉइलिंग पॉइंट पूछ रहा हो, मॉलिकुलर वेट पूछ रहा हो, बस आपको एक बात याद रखना है, अगर 3 एलिमेंट्स की बात है और वो 3 एलिमेंट्स एक रेगुलर सीरीज में चल रहा है, तो ऑलवेज आपको इसी तरह से करना है, क्योंकि यहाँ पे डॉबे-राइनर का ट्रेड रूल लग जाता है। कौन सा रूल लगता है? डॉबे-राइनर का ट्रेड रूल लग जाता है। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 20 में आपको जब भी इस तरह का क्वेश्चन आएगा तो आपको उस तरह का केस इसी तरह से सोल्व करना है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 21। देखिए 21 अगर क्वेश्चन की हम बात करते हैं तो 21 में उसने कहा कि कौन सा करेक्ट है। करेक्ट रिलेशन पूछा है, किस किस में पूछा है? आईपी में, ईए में एंड इलेक्ट्रोनिगेटिविटी में, ये कौन सा रिलेशन करेक्ट है। तो देखिए पहले इसके लिए आपको ये जानना जरूरी है कि हमारे पास इलेक्ट्रोनिगेटिविटी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी और आयनाइजेशन पोटेंशियल में क्या रिलेशन होता है। तो आपको पता है कि इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का जो रिलेशन आईपी और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के साथ होता है वो क्या होता है आपका आईपी प्लस ईए अपॉन 2। अब आपको पता है जब ये रिलेशन आपके पास है तो आप इसकी क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर सकते हैं। जब आपने क्रॉस मल्टीप्लीकेशन किया तो 2 इंटू इलेक्ट्रोनिगेटिविटी इक्वल आईपी प्लस ईए, इतना आप कर लेंगे। अब आपको पता है कि अगर हम इसको इस साइड लेके जाएं, इसको भी और इसको भी, तो आपको पता है निगेटिव में हो जाएगा। तो क्या रिलेशन आएगा 2en, कौन सा करेक्ट बनेगा ऑप्शंस के अकॉर्डिंग? 2en माइनस आई पी माइनस ई इक्वल 0। तो जो आपका टेस्ट पेपर है उसके अकॉर्डिंग ये रिलेशन आपका सही होगा। तो आयनाइजेशन पोटेंशियल, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी और इलेक्ट्रॉन निगेटिविटी में कौन सा रिलेशन सही होता है? दिस। तो आप इस रिलेशन को इस तरह से कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो उसने 22 दिया है, देखिए 22 क्वेश्चन में उसने आपसे फिर से इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज की बात की है। उसने यहाँ पे आपसे नाइट्रोजन 7 का इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज पूछा है। नाइट्रोजन 7 का इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या होगा? तो आपको क्या करना है, नाइट्रोजन 7 लेना है और इसका कॉन्फ़िगरेशन कर लेना है 1s2 2s2 2p3। अब डिजिट सेम है तो ये आपका बैलेंस इलेक्ट्रॉन हो गया और ये आपका क्या हो गया n-1। अब आपको पता है नाइट्रोजन कौन से ब्लॉक का है? पी ब्लॉक का। तो पी ब्लॉक के लिए मैंने आपको बताया था भी कि अगर n है तो n के लिए हम क्या यूज करते हैं 0.35, और n-1 के लिए क्या यूज करते हैं हम 0.85। अब जब भी इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज निकालते हैं तो जो बैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है, कितना बैलेंस इलेक्ट्रॉन है 235, ऑलवेज एक क्या करना होता है कम, एन में हमेशा एक क्या करना है कम। ये मैंने बात अभी आपको बताई थी। तो जब क्योंकि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज लास्ट इलेक्ट्रॉन पे लगता है, अब बैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 है तो लास्ट पे लगेगा तो एक तो कम हो गया, उसको काउंट नहीं करते हैं, तो बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना हो गया 4। तो आप कैसे करेंगे 4, एन की वैल्यू 4 कितने से मल्टीप्लाई करना है 0.35, n-1 में कितना है 2, कितने से मल्टीप्लाई करना है 0.85, तो कितना आ जाएगा 2.1, और यहाँ पे कितना आ जाएगा 1.7। तो 2.1 प्लस 1.7 टोटल ऐड करके कितना आ जाएगा ये आपका 2 8, और यहाँ पे कितना आ जाएगा 3। तो ये कितना आ जाएगा आपका, काउंट कर लेते हैं एक बार, यहाँ पे कितना आ रहा है, सॉरी 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 ये कैलकुलेशन गलत हो गई है यहाँ पे, फिर से कर लेते हैं। तो यहाँ पे कितना हो गया आपका 4, 1.4 आएगा। ओके ओके, और यहाँ पे ये सही है आपका 1.7।
0। तो 1.4 प्लस 1.7, तो टोटल कितना आ जाएगा 1.3। ये आपका क्या आ गया सिग्मा, ये क्या आ गया आपका सिग्मा। और सिग्मा के बाद आपको कैसे निकालते हैं इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, जेड स्टार इक्वल जेड माइनस सिग्मा। जेड क्या होता है आपका एटॉमिक नंबर, कितना है नाइट्रोजन का 7, और स्क्रीन कांस्टेंट कितना है आपका 3.1, सिग्मा कितना आया है आपका 3.1, और जैसे आप इसको माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 3.9, क्या आ जाएगा आपका 3.9। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 22 हो गया। क्वेश्चन नंबर अब 23 की बात करते हैं। 23 एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन है। उसने कहा है कि आयनाइजेशन पोटेंशियल ऑफ एक्स नेगेटिव, आयनाइजेशन पोटेंशियल ऑफ एक्स नेगेटिव। क्वेश्चन नंबर पे बात आ गई थी क्वेश्चन नंबर 23 पे। तो यहाँ पे जो आईपी है आपको एक्स निगेटिव का आईपी दिया गया है। तो यहाँ पे क्या है एक्स निगेटिव का जो आईपी है उसने पूछा ये किसके इक्वल है, ये किसके इक्वल है। तो यहाँ पे ऑप्शंस दिए गए हैं। पहला क्या दिया गया है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ एक्स। सेकंड उसने कहा गया है इलेक्ट्रो निगेटिविटी एक्स। थर्ड उसने कहा है आयनाइजेशन पोटेंशियल ऑफ एक्स। और फोर्थ उसने कहा है इसमें आपसे नन ऑफ दीज। तो देखिए यहाँ पे जो क्वेश्चन आपको दिया गया है उसने क्या कहा है कि आईपी ऑफ एक्स निगेटिव, आईपी ऑफ एक्स निगेटिव किसके इक्वल है। तो यहाँ पे देखिए आपको पता ना इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का फॉर्मेशन कब होता है, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का सॉरी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का फॉर्मेशन कब होता है। यहाँ पे आयनाइजेशन पोटेंशियल दिया गया है, लेकिन आपको पता है कि एक्स निगेटिव आयन का फॉर्मेशन किस में होता है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी में। क्योंकि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होती है कि जब आपके पास कोई न्यूट्रल गैसियस एटम होता है और वो जब एक इलेक्ट्रॉन गेन करके किसका फॉर्मेशन करता है, एक्स निगेटिव का करता है, तो वो प्रोसेस क्या होता है आपका इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होता है। क्या होता है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। तो निगेटिव आयन का फॉर्मेशन किसके इक्वल जाता है ऑलवेज, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के। क्योंकि आपको पता है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होता है कि किसी गैसियस एटम, कोई न्यूट्रल गैसियस एटम है, इलेक्ट्रॉन को गेन करना और गेन करके निगेटिव आयन बनाना, ऑलवेज कौन सा प्रोसेस होता है आपका इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होता है। तो एक्स निगेटिव आईपी दिया गया है तो ये किसके इक्वल जाएगा, गैसियस एटम कैसा होना चाहिए आपका न्यूट्रल, क्योंकि न्यूट्रल गैसियस एटम ही इलेक्ट्रॉन को गेन करके क्या बना सकता है आपका एक्स निगेटिव बना सकता है। तो ऑलवेज याद रखिए जब भी निगेटिव आयन का फॉर्मेशन हो रहा है तो वो किसके इक्वल जाता है, ऑलवेज इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के। ओके, ये प्रोसेस याद रखिए, क्योंकि आपको एक बात का पता है निगेटिव आयन का फॉर्मेशन ऑलवेज इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होता है, और पॉजिटिव आयन का फॉर्मेशन ऑलवेज, जैसे आपके पास यहाँ पे क्या है, मान लीजिए मैं यहाँ पे लिख देता हूँ सोडियम है, तो ये प्रोसेस कौन सा हो गया आपका आईपी। तो इलेक्ट्रॉन का रिलीज होना, इलेक्ट्रॉन का रिलीज होना आयनाइजेशन पोटेंशियल, और इलेक्ट्रॉन का गेन होना ऑलवेज इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। तो निगेटिव आयन का फॉर्मेशन हुआ है तो ऑलवेज पॉजिटिव आयन फॉर्मेशन आयनाइजेशन पोटेंशियल, निगेटिव आयन फॉर्मेशन ऑलवेज इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर अगर हम 24 की बात करें तो 24 में उसने पूछा है कि यहाँ पे सबसे बेस्ट एसिड कौन सा है। उसने पूछा है कि यहाँ पे बेस्ट एसिड कौन सा है या गुड एसिड कौन सा है, सबसे अच्छा एसिड कौन सा है। क्या क्या दिया गया है आपको, देखिए यहाँ पे चार ऑप्शंस आपके सामने दिए गए। उसने कहा है कि यहाँ पे क्या Cl2 एक अच्छा एसिड है, क्या Br निगेटिव अच्छा एसिड है, क्या Cl निगेटिव अच्छा एसिड है, या I निगेटिव अच्छा एसिड है। तो देखिए यहाँ पे निगेटिव चार्ज आया है, तो निगेटिव चार्ज से जब भी आपको दिया गया हो और आपको एसिड पूछा गया, आप एक ही काम करिए, उसमें ऑलवेज H जोड़ दीजिए, और जैसे ही आप H जोड़ेंगे तो ये आपका क्या बन जाएगा HBr HCl HI। देखिए जब भी कहीं निगेटिव चार्ज दिया होता है और आपसे एसिड की बात हो रही है तो आपको सिर्फ एक ही काम करना है, उसमें एच जोड़ दीजिए। एच जोड़ने पे क्या होगा, वो आपका एसिड बन जाएगा, और जैसे ही वो एसिड बन जाएगा तो आप इजीली फिर उसको पहचान सकते हैं कि कौन सा अच्छा एसिड है। अब आपको पता है ये हेलोजन है, अब हेलोजन में क्या है, ये HCl HBr HI, और टॉप टू बॉटम क्या होता है
एसिडिक करेक्टर आपका इंक्रीज होता है। तो जब टॉप टू बॉटम आपका एसिडिक करेक्टर इंक्रीज होता है, तो आपको पता है जब इस टॉप टू बॉटम एसिडिक करेक्टर इंक्रीज हो रहा है तो सबसे नीचे जो होगा, क्योंकि टॉप टू बॉटम इंक्रीज हो रहा है तो जो सबसे नीचे होगा वो आपका क्या होगा, सबसे अच्छा एसिड हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 25 क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो 25 क्वेश्चन में उसने कहा है कि आपके पास एक बेरिलियम है और एक बोरॉन है, एक बीई है, एक बी है। उसने इनका आयनाइजेशन पोटेंशियल पूछा है, आयनाइजेशन पोटेंशियल की बात की है इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कौन सा करेक्ट है। पहले क्या दिया आपको, बेरिलियम, फिर क्या दिया, बोरॉन। उसने पहला ऑप्शन दिया है इसमें कि कौन सा सही, 8.29, 9.32, सेकंड उसने दिया है 9.32, 9.32, थर्ड उसने आपको दिया है यहाँ पे 8.29, 8.29, और फोर्थ उसने आपको दिया है 9.32 इंटू 8.929। अब आपको ये बताना है कि बेरिलियम एंड बोरॉन के लिए आयनाइजेशन पोटेंशियल के लिए कौन सा करेक्ट है। तो देखिए, अगर हम बात करें बेरिलियम की, तो बेरिलियम का जो एटॉमिक नंबर होता है वो कितना होता है, 4। और अगर हम इसका कॉन्फ़िगरेशन करें तो कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, 1s2 2s2। अब s में कितना ऑर्बिट बनता है, 1, और s में कितने इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, 2। तो इसका मतलब क्या है, ये फुल्ली फिल्ड है, ये फुल्ली फिल्ड है। लेकिन हम बोरॉन की बात करें तो बोरॉन का कितना होता है, 5, और हम इसका कॉन्फ़िगरेशन करें तो 1s2 2s2 2p1। अब p में कितना बनता है, 3, और इलेक्ट्रॉन कितना आ रहा है, 1। तो ना ये हाफ फील्ड है ना फुल्ली फील्ड है। और आयनाइजेशन पोटेंशियल क्या कहता है हमेशा, कि जो हाफ फील्ड होते हैं या फुल्ली फील्ड होते हैं, कौन से होते हैं, या तो हाफ फील्ड होते हैं और या क्या होते हैं, फुल्ली फील्ड होते हैं। उनका जो आईपी होता है वो हमेशा अपने नेक्स्ट ग्रुप से क्या होता है, ज़्यादा होता है। याद रखना, जो भी हाफ फील्ड या फुल्ली फील्ड होते हैं उनका जो आयनाइजेशन पोटेंशियल होता है वो हमेशा अपने नेक्स्ट ग्रुप से क्या होता है, ज़्यादा होता है। अब बेरिलियम कौन से ग्रुप का है, सेकंड का है। बोरॉन कौन से ग्रुप का है, थर्ड का है। अब बेरिलियम कैसा है, फुल्ली फील्ड। और मैंने क्या बोला, हाफ फील्ड या फुल्ली फील्ड, अपने नेक्स्ट ग्रुप से ऑलवेज आईपी क्या रखते हैं, ज़्यादा रखते हैं। किस कारण रखते हैं, हाफ फील्ड या फुल्ली फील्ड के कारण। तो सेकंड क्या है, फुल्ली फील्ड है, थर्ड ना फुल्ली फील्ड है ना हाफ फील्ड, इसलिए सेकंड वाले का जो आईपी होगा वो ऑलवेज थर्ड वाले से क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो इसका मतलब बेरिलियम का ज़्यादा होगा और बोरॉन का कम होगा। तो आपका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, फोर्थ सही हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, 26 में उसने क्या कहा है कि आयनिक रेडियस के लिए, आयनिक रेडाई या आयनिक रेडियस के लिए इनमें से कौन सा करेक्ट है, इनमें कौन सा करेक्ट है। आपको ऑप्शंस दिए गए हैं, उसने कहा है Ti4 पॉजिटिव, Mn7 पॉजिटिव, ये क्या, ये सही है। सेकंड उसने कहा है Cl निगेटिव, ये 35 है, ये 37 है। थर्ड उसने दिया है आपको K पॉजिटिव, Cl निगेटिव, और फोर्थ उसने आपको दिया है Pi3 पॉजिटिव, Pi5 पॉजिटिव। ओके, अगर हम इसकी बात करें तो ऑलवेज याद रखिए, अगर हम आपसे रेडियस की बात करते हैं तो रेडियस इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है पॉजिटिव चार्ज के। जिस पे पॉजिटिव चार्ज इतना कम होगा, और रेडियस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है निगेटिव चार्ज के। जिस पे निगेटिव चार्ज होगा उसका साइज हमेशा ज़्यादा होता है, और पॉजिटिव चार्ज के केस में जिस पे पॉजिटिव चार्ज क्या होगा, कम होगा, जिस पे पॉजिटिव चार्ज का होगा कम, उसकी रेडियस क्या होगी, आपकी ज़्यादा होगी, उसकी रेडियस क्या होगी, ज़्यादा। तो रेडियस के लिए आपकी दो कॉन्सेप्ट जरूर याद रखने, कि जो रेडियस है वो पॉजिटिव चार्ज के इन्वर्सली है और निगेटिव चार्ज के डायरेक्टली है। अगर हम इन दोनों की बात करें तो Ti का कितना होता है, 22। जितना पॉजिटिव चार्ज होता है उतना माइनस कर देते हैं, तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन आ गए, 18। Mn का कितना होता है, 25। जितना पॉजिटिव उतना माइनस कर दो, कितना आ गया, 18। तो इसमें भी 18 इलेक्ट्रॉन है, इसमें भी 18 इलेक्ट्रॉन है। ओके,
अब जब इसमें भी 18 इलेक्ट्रॉन है, इसमें भी 18 इलेक्ट्रॉन है, तो इलेक्ट्रॉन बैलेंस सेल तो बराबर हो गया। लेकिन मैंने क्या कहा है, पॉजिटिव चार्ज कम तो रेडियस ज़्यादा है। लेकिन यहाँ पे तो पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा है और रेडियस भी क्या दिखा रखी है, ज़्यादा है। तो ये क्या हो गया आपका गलत। क्योंकि सही कब होता, अगर ये इस कंडीशन को फॉलो करता, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। सेकंड में क्या क्या आइसोटोप दिया गया है, ये भी क्लोरीन निगेटिव है, ये भी 18 इलेक्ट्रॉन रख रहा है और ये भी क्या रख रहा है, 18 इलेक्ट्रॉन रख रहा है। तो आइसोटोपिक कंडीशन में ऑलवेज अगर हम रेडियस की बात करें तो ऑलवेज जिसका बीट क्या होता है, कम होता है, जिसका बीट क्या होता है, कम होता है, उसकी रेडियस क्या होती है, ऑलवेज ज़्यादा होती है। ये फैक्टर याद रखना। तो ये भी करेक्ट नहीं है। अब अगर हम थर्ड की बात करें, तो अगर हम थर्ड की बात कर रहे हैं तो के का कितना होता है, 19। एक पॉजिटिव माइनस कर दिया, कितना आ गया, 18। क्लोरीन का कितना है, 17। एक माइनस है, प्लस कर दिया 18। तो दोनों में इलेक्ट्रॉन तो इक्वल आ रहे हैं। लेकिन जब इलेक्ट्रॉन इक्वल आ रहे हैं तो आपको पता है बैलेंस सेल इक्वल हो गई, तो निगेटिव चार्ज की क्या है, डायरेक्टली है, और पॉजिटिव की इनवर्सली। तो निगेटिव चार्ज वाला ज़्यादा होना चाहिए था। कहने का मतलब क्या है कि जब भी बैलेंस इलेक्ट्रॉन इक्वल होंगे तो वहाँ पे ऑलवेज निगेटिव का साइज ज़्यादा होगा और पॉजिटिव वाले का ऑलवेज कम होगा। तो ये भी आपका गलत हो गया। अब यहाँ पे एटम एक जैसे दिए गए। एटम एक ही है ना, फास्फोरस 3 पॉजिटिव, फास्फोरस 5 पॉजिटिव, और पॉजिटिव चार्ज की क्या है, इनवर्सली है। तो जिस पर पॉजिटिव चार्ज कम उसका साइज ज़्यादा है। तो आपका आंसर कौन सा हो जाएगा, 4। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 27। 27 क्वेश्चन की अगर बात करें तो 27 क्वेश्चन में उसने क्या बोला है, उसने आपको यहाँ पे 4 एलिमेंट दिए हैं, LiCl, RB सेल, BeCl2 और MgCl2। यहाँ पे आपको 4 दिए गए हैं, एक LiCl, एक RbCl, एक BeCl2, MgCl2। अगर हम LiCl और RbCl की बात करें तो ये दोनों फर्स्ट ए ग्रुप के हैं, और BeCl2 की बात करें और MgCl2 की बात करें तो ये आपके सेकेंड ग्रुप के हैं। अब उसने इसमें आपसे पूछा है कि जो आयनिक कैरेक्टर है, मिनिमम एंड मैक्सिमम, मिनिमम एंड मैक्सिमम आयनिक कैरेक्टर किस में होगा। तो टॉप टू बॉटम चलने पर जो आपका आयनिक कैरेक्टर है वो क्या होता है, इंक्रीज होता है, और लेफ्ट टू राइट चलने पर, लेफ्ट टू राइट चलने पर क्या होता है, आपका डिक्रीज होता है। तो स्टार्टिंग में उसने पूछा है मैक्सिमम किस में होगा क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, और सेकंड उसने पूछा है मिनिमम किस में होगा, मिनिमम किस में होगा। तो लेफ्ट टू राइट चलने पे तो डिक्रीज हो रहा है, टॉप टू बॉटम चलने पे इंक्रीज हो रहा है। तो इसका मतलब क्या है कि जब टॉप टू बॉटम चलने पे इंक्रीज हो रहा है और लेफ्ट टू राइट चलने पे डिक्रीज हो रहा है, तो इसका मतलब क्या है कि फर्स्ट ए ग्रुप वाले जो एलिमेंट है उनमें जो आयनिक करेक्टर का है, आयनिक करेक्टर का क्या है, जो आयनिक करेक्टर है वो कौन ज्यादा शो करेगा। तो आपको पता है टॉप टू बॉटम क्या है, आयनिक करेक्टर क्या होता है आपका, इंक्रीज हो रहा है, लेफ्ट टू राइट क्या हो रहा है आपका, डिक्रीज हो रहा है। तो इसका मतलब क्या है कि फर्स्ट एक ग्रुप के जो एलिमेंट होते हैं उनमें आयनिक करेक्टर सबसे ज्यादा पाया जाता है, और टॉप टू बॉटम क्या होता है, ये आपका इंक्रीज होता है। तो सबसे ज्यादा कौन शो करेगा, RbCl। तो मैक्सिमम कौन सा हो गया, RbCl। और लेफ्ट टू राइट चलने पे क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, और टॉप टू बॉटम इंक्रीज हो रहा है। तो इसका मतलब क्या है, जब टॉप टू बॉटम इंक्रीज हो रहा है तो BeCl2 से MgCl2 ज्यादा होगा, और लेफ्ट टू राइट डिक्रीज हो रहा है तो मिनिमम किस में हो जाएगा, BeCl2 में। तो मैक्सिमम आपका RbCl और मिनिमम क्या हो जाएगा आपका BeCl2। क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 में उसने क्या बोला है, अगर क्वेश्चन नंबर 28 की बात करें तो उसने कहा है कि मैक्सिमम एनर्जी कहाँ पर एब्जॉर्ब होगी, मैक्सिमम एनर्जी कहाँ पर एब्जॉर्ब होगी। उसने पहला दिया आपको Cu से Cu पॉजिटिव, सेकंड उसने दिया है Br से Br निगेटिव, थर्ड उसने आपको दिया है I से I निगेटिव, और फोर्थ उसने आपको दिया है Li से Li पॉजिटिव। तो मैक्सिमम एनर्जी का जब भी एब्जॉर्प्शन आपसे पूछा जा रहा है कि मैक्सिमम एनर्जी
कहाँ पे एब्जॉर्ब होगी? तो ऑलवेज इसका एक ही कॉन्सेप्ट है, याद रखिए, इनवर्सली प्रोपोर्शनल एटॉमिक साइज। जिसका एटॉमिक साइज जितना कम होगा, अगर कॉपर की बात करें तो इसका एटॉमिक नंबर 29, इसका 35, इसका 53, इसका एटॉमिक नंबर 3। तो जिसका एटॉमिक नंबर कम उसका एटॉमिक साइज भी कम, और जहाँ पे एटॉमिक साइज कम वहाँ पे एनर्जी आपकी मैक्सिमम, याद रखेंगे। तो मैक्सिमम एनर्जी का एब्जॉर्प्शन कहाँ होगा? लिथियम में। ओके, क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं। अगर क्वेश्चन नंबर 29 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 29 में कहा है कि पीएच का, है ना, फॉस्फीन बॉन्ड एंगल ऑफ PS3, जो उसने फॉस्फीन का जो बॉन्ड एंगल है उसने पूछा है कि जो फॉस्फीन का बॉन्ड एंगल है क्या वो NH3 से कम होता है? NH3 से क्या होता है? कम होता है। सेकंड उसने पूछा है कि NH3 के क्या होता है? इक्वल होता है। थर्ड उसने कहा है कि क्या फॉस्फीन का बॉन्ड एंगल NH3 से ज़्यादा होता है। और फोर्थ उसने क्या कहा है कि नन ऑफ दीज, इनमें से कोई सा नहीं है। तो आपको पता है कि किसका पूछा उसने? फॉस्फीन। किससे कंपेयर करा रहा है? NH3 से। अब आपको पता है कि ये एक ही ग्रुप में है। आपको पता है ना, नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ एक ही ग्रुप में आते हैं। अब टॉप टू बॉटम क्या हो रहा है आपका? साइज इंक्रीज होता है, और जब साइज इंक्रीज हो रहा है तो साइज बढ़ेगा, तो एटम के बीच में जो बनने वाला बॉन्ड एंगल है वो क्या हो जाएगा? आपका डिक्रीज हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जो NH3 का बॉन्ड एंगल है वो PS3 से क्या होता है? आपका ज़्यादा होता है। या आप ऐसे भी याद रख सकते हैं कि जो अगर एक ही ग्रुप की बात कर रहे हैं तो एक ही ग्रुप में जो बॉन्ड एंगल होता है, ये एक ही ग्रुप के हैं, तो जो बॉन्ड एंगल होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ऑफ सेंटर एटम। इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ऑफ सेंटर एटम। तो सेंटर एटम कौन होता है? जो अकेला है। और इन दोनों में हम इलेक्ट्रोनिगेटिविटी की बात करें तो नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज़्यादा होती है। क्यों? क्योंकि टॉप टू बॉटम आपकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी क्या होती है? डिक्रीज होती है। तो कौन सा आंसर से हो जाएगा? फर्स्ट, कि NH3 का बॉन्ड एंगल PS3 से क्या होता है? ज़्यादा होता है। और लास्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो उसने आपसे पूछा है यहाँ पे Al2O3, SiO2, P2O5 एंड SO2 में इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ। यहाँ पे ऑक्साइड दिए गए हैं और उनमें इंक्रीजिंग ऑर्डर पूछा है किसका? एसिडिक स्ट्रेंथ का। तो देखिए, जब भी आपको ऑक्साइड दिए गए हैं और आपसे एसिडिक स्ट्रेंथ का क्या पूछ रहा है? इंक्रीजिंग ऑर्डर पूछ रहा है, तो आप एक काम करिए, जो आपको सेंटर एटम दिए गए हैं उनका ग्रुप नंबर लिख लीजिए। इसका थर्ड है, इसका फोर्थ है, इसका फिफ्थ है, इसका सिक्स है। और मैं आपको ये बात बता देता हूँ कि जैसे आप लेफ्ट टू राइट चलते हैं पैरियोडिक टेबल में, कैसे चलते हैं? लेफ्ट टू राइट, जो ऑक्साइड होते हैं उनकी एसिडिक स्ट्रेंथ इंक्रीज होती है। उनकी एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होती है? इंक्रीज होती है। तो जब वन से जाएंगे टू की तरफ, ये फर्स्ट ग्रुप, फर्स्ट से जाते सेकंड ग्रुप, सेकंड से थर्ड, थर्ड से फोर्थ, फोर्थ से फाइव, फाइव से सिक्स, सिक्स से सेवन। एसिडिक, है ना, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसिडिक, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ, एसिडिक स्ट्रेंथ। तो सबसे ज्यादा, सबसे कम किसकी होगी? थर्ड, क्योंकि लेफ्ट टू राइट क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है। तो सबसे कम कौन हो जाएगा? आपका Al2O3, उससे ज़्यादा फोर्थ ग्रुप, उससे ज़्यादा फिफ्थ ग्रुप, और सबसे ज़्यादा सिक्स ग्रुप। तो ये आपका इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ हो जाएगी। तो ये जो टेस्ट था आपका पैरियोडिक टेबल का, ये मैंने आपका डिस्कस कर दिया। ये पार्ट 2 है। पार्ट 1 में भी मैंने 15 क्वेश्चन डिस्कस किए थे, और जो मैंने पार्ट 2 आपका लिया है, मैंने इसमें भी आपका 15 क्वेश्चन, टोटल टेस्ट में 30 क्वेश्चन थे, ये आपके सॉल्व हो गए। अब जो हम नेक्स्ट सॉल्यूशन लेंगे, वो अब हमारा जो नेक्स्ट टेस्ट है
वो आपका एटॉमिक स्ट्रक्चर है। तो जो मेरा नेक्स्ट लेक्चर आएगा वो किसके ऊपर डिस्कस करेंगे हम, उसमें एटॉमिक स्ट्रक्चर के ऊपर डिस्कस करेंगे। तो मैं आपको जो क्लास में चल रहा है चैप्टर बाई चैप्टर फिजिकल के डाटा भी प्रोवाइड करा रहा हूँ, और उससे अलग जो हमारी टेस्ट सीरीज चल रही है इसमें अब तक हमने केमिकल बॉन्डिंग और पेरियोडिक टेबल के जो हमारे टेस्ट पेपर थे उनको सॉल्व किया। अब जो नेक्स्ट लेक्चर आएगा वो एटॉमिक स्ट्रक्चर का टेस्ट पेपर सॉल्व करेंगे। और हमारा जो सिलेबस के अकॉर्डिंग बात करें तो सिलेबस में जो हम आजकल कर रहे हैं वो हमारा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चल रहा है, और हमारा जो आज लेक्चर गया है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री फर्स्ट का वो आपके पास पहुंच गया है। ओके, तो नेक्स्ट जो हम सॉल्यूशन देंगे आपको किसका देंगे, एटॉमिक स्ट्रक्चर का, और हर डे आपका इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री अभी चल ही रहा है। ओके, टेक केयर।